हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनंदा देवपुरा। आज आपके यहाँ में फ़ाइनल इकोनॉमिक्स की क्लास में हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है आर्थिक विकास अथवा आर्थिक वृद्धि के माप। इसका पार्ट 2 जो कि हमने पहले लास्ट लेक्चर में पार्ट 1 किया था इसी टॉपिक का, यानी आर्थिक विकास अथवा आर्थिक वृद्धि के माप, जिसका पहला माप था ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जो हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। और इसका दूसरा जो माप है वो है प्रति व्यक्ति आय, उसका भी हम पिछले लेक्चर में उसको डिस्कस कर चुके हैं। और इसको नापने में क्या कठिनाइयाँ आती हैं इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम इस लेक्चर के पार्ट 2 में थर्ड टॉपिक लेते हैं आर्थिक विकास और वृद्धि के माप में। तीसरा बिंदु है आर्थिक कल्याण। तीसरा बिंदु है आर्थिक कल्याण यानी इकोनॉमिक वेलफेयर। ऐसी प्रक्रिया को आर्थिक विकास माना जाता है जिससे प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि होती है और उसके साथ साथ आय की असमानताओं का अंतर कम होता है तथा समस्त जनसाधारण के अधिमान संतुष्ट होते हैं। इसके अनुसार आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों के वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग में वृद्धि होती है। परंतु ये जो आर्थिक विकास का माप है, आर्थिक कल्याण, इसकी अपनी सीमाएं हैं। तो इसकी सीमाएं क्या हैं, क्या कठिनाइयाँ आती है इसको नापने में, जिसमें पहला बिंदु है प्रति व्यक्ति आय के बढ़ने से अमीर अधिक अमीर हो रहे हों और गरीब अधिक गरीब हो रहे हों। अगर ऐसा है तो ये आर्थिक कल्याण का जो इंडिकेटर है या आर्थिक कल्याण का जो माप है, ये हमें सही रिजल्ट नहीं देगा, ये हमें आर्थिक कल्याण नहीं बता पाएगा, क्योंकि कुल आय में से अमीर लोगों के पास उसका हिस्सा अधिक जा रहा है, गरीब लोगों के पास उसका हिस्सा कम आ रहा है, तो गरीब लोग और गरीब हो रहे, तो इसको हम आर्थिक कल्याण नहीं कह पाएंगे। और इसका दूसरा बिंदु है उपभोक्ता वस्तुओं का कुल उत्पादन कम व पूंजी पदार्थों में का उत्पादन अधिक हो रहा हो। यदि किसी अर्थव्यवस्था में जो कुल राष्ट्रीय आय है उसमें से अधिक हिस्सा पूंजीगत पदार्थों के उत्पादन में लगा दिया जाए तो वर्तमान उपभोग के लिए उपभोक्ता वस्तुओं पर राष्ट्रीय आय का कम हिस्सा लग पाएगा। तो ऐसे में हो सकता है कि जनसाधारण को, आम व्यक्ति को, साधारण व्यक्ति को उसकी आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध ना हो, तो ये इसको हम आर्थिक विकास उस देश का नहीं कह सकते। हो सकता भविष्य में वो देश आर्थिक विकास कर ले, लेकिन वर्तमान में उसे आर्थिक विकास हम नहीं कह पाएंगे। तो ये इस आर्थिक कल्याण वाले इंडिकेटर की सीमाएं हैं। विकास की इष्टतम दर निश्चित करने के लिए हमें आय वितरण, उत्पादन संरचना, वास्तविक लागत सभी के मूल्य निर्णय करने होंगे। हम ये सोचें कि आर्थिक विकास की दर क्या होनी चाहिए, तो हमें उस देश के आय के वितरण के बारे में पता होना चाहिए, उसकी उत्पादन संरचना के बारे में पता होना चाहिए, उसकी वास्तविक लागत यानी लोग कितने कष्ट के बाद वो उत्पादन ले पा रहे हैं, इन सब के वैल्यू जजमेंट यानी मूल्य निर्णय जब हम कर पाएंगे तभी हम ये निर्णय कर पाएंगे कि इस देश का में अर्थव्यवस्था का आर्थिक कल्याण हो रहा है अथवा नहीं। इसलिए मूल्य निर्णयों से बचने और सरलता के लिए अर्थशास्त्री प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का माप मानकर प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू जजमेंट है, ये वैल्यू जजमेंट करना कई बार मुश्किल होता है। इसलिए हम प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय को अक्सर आर्थिक विकास का सूचक मान लेते हैं। नेक्स्ट हम फोर्थ पॉइंट, जो आर्थिक विकास का सूचक है, फोर्थ पॉइंट
दैट इज सामाजिक एवं मूलभूत आवश्यकता सूचकांक, जिसको हम कहते हैं सोशल और बेसिक नीड इंडिकेटर। यानी किसी भी देश की बेसिक नीड्स, मूलभूत आवश्यकताएं, सोशल नीड्स यानी सामाजिक आवश्यकताएं उस राष्ट्रीय आय से पूरी हो पा रही हैं, कितनी हो पा रही हैं, वो एक इंडिकेटर है, सूचक है उस देश के आर्थिक विकास का। तो मूलभूत आवश्यकताओं के इस इंडिकेटर की आवश्यकता क्यों पड़ी? आर्थिक विकास के माप के रूप में जीएनपी प्रति व्यक्ति से असंतुष्ट होकर कुछ अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास को सामाजिक अथवा मूलभूत आधारभूत आवश्यकता सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ, कुछ अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास को सामाजिक अथवा मूलभूत आवश्यकता सूचक के रूप में मापना प्रारंभ किया। इसके अनेक कारण हैं। विकास के इस माप के अनुसार बेरोजगारी तथा अन्य असमानताओं की समस्याओं को गौण महत्व दिया है। रॉस्टो ने प्रतिपादित विकास के इस एक रेखीय वृद्धि की अवस्थाओं के पथ पर नक्शे से कम बचतों, छोटी मार्केटों तथा जनसंख्या दबाव के कुचक्रों ने और शक्ति प्रदान की। तो डेविड मॉरिस का कहना है कि विकासशील देशों में जीएनपी प्रति व्यक्ति में 3 से 4% प्रति वर्ष औसत वृद्धि दर हुई है, तो इसे हम आर्थिक विकास कह सकते हैं। परंतु यह वृद्धि दर ऐसे देशों की गरीबी, बेरोजगारी तथा असमानता की समस्याओं को सुलझाने में असफल रही है। अतः इस वृद्धि दर को भी हम आर्थिक विकास की दर मान लें, ऐसा मुश्किल लगता है। इसके पश्चात हिक्स एवं स्ट्रीटन ने मूलभूत आवश्यकताओं के लिए 6 सामाजिक सूचकों पर विचार किया, जिसमें मूलभूत आवश्यकताएं और सूचक को हमने 6 भागों में बांट दिया है। सामाजिक एवं मूलभूत आवश्यकता सूचकांक, इसकी आवश्यकताओं को हमने 6 भागों में बांटा है, मूलभूत आवश्यकताएं और उनके सूचक। जैसे पहली आवश्यकता है स्वास्थ्य। किसी भी देश के लिए विकास का मापदंड उस देश में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य होगा। तो स्वास्थ्य के लिए जो इंडिकेटर यानी सूचक काम में लिया गया है वो है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जिस देश की जितनी ऊंची होगी वो देश उतना ही विकसित माना जाएगा। दूसरा विषय लिया है, दूसरा इंडिकेटर लिया है शिक्षा। शिक्षा उस देश की मूलभूत आवश्यकता है। इस शिक्षा को हम कैसे नापेंगे, इसका क्या सूचक रहेगा, वो होगी साक्षरता दर। शिक्षा को नापने का एक इंडिकेटर है, सूचक है साक्षरता दर। जिस देश की साक्षरता दर जितनी ऊंची होगी वो देश की शिक्षा उतनी ही अच्छी होगी और वो सामाजिक आवश्यकता सूचकांक ऊंची, मूलभूत आवश्यकता सूचकांक ऊंची श्रेणी में आएगा। तीसरा जो इंडिकेटर है मूलभूत आवश्यकता सूचकांक वो है खाद्य। प्रति व्यक्ति कैलोरी आपूर्ति के द्वारा ये पता किया जाता है कि उस देश की खाद्य की आवश्यकता किस प्रकार से पूरी की जाती है। प्रति व्यक्ति कैलोरी लोगों को अगर पूरी मात्रा में मिल रही है, अधिक मात्रा में मिल रही है, यानी उस देश की खाद्य में की कोई समस्या नहीं है, यानी मूलभूत आवश्यकता सूचक उसको सही तरह से इंडिकेट कर रहा है। फोर्थ पॉइंट है जल आपूर्ति। अब जल आपूर्ति को इंडिकेट करने वाला क्या इंडिकेटर है, सूचक क्या है? वो है शिशु मृत्यु दर तथा पीने योग्य पानी कितने प्रतिशत जनसंख्या तक पहुंच पा रहा है। शिशु मृत्यु दर, अगर जल आपूर्ति
पर्याप्त नहीं है तो उस देश की शिशु मृत्यु दर अधिक होगी, जो ये सूचित करती है कि जल आपूर्ति पर्याप्त नहीं है। और अगर पीने योग्य पानी जनसंख्या में से कितने लोगों के पास पहुंच रहा है, कितने प्रतिशत जनसंख्या के पास पहुंच रहा है, वो इस बात को बताता है, वो इस बात का सूचक है कि उस देश की जल आपूर्ति कितनी है। और पांचवा इंडिकेटर है स्वच्छता। स्वच्छता है स्वच्छता बताने के दो इंडिकेटर्स हमारे पास, शिशु मृत्यु दर तथा स्वच्छता प्राप्त जनसंख्या प्रतिशत। किसी देश की स्वच्छता को बताने के लिए शिशु मृत्यु दर एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है, कारण कि जिस देश में स्वच्छता होगी वहाँ शिशु मृत्यु दर कम होगी, लेकिन अगर स्वच्छता नहीं है तो उस देश की शिशु मृत्यु दर अधिक होगी। और स्वच्छता प्राप्त जनसंख्या, कितने प्रतिशत जनसंख्या को स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, स्वच्छ जलवायु मिल रहा है, तो वो बताता है उस देश की मूलभूत आवश्यकता सूचकांक कहाँ पर है। तो ये सारे इंडिकेटर्स, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य, जल आपूर्ति, स्वच्छता, इनके लिए जो हमने सूचक बनाए हैं, ये सब हमें इस बात को इंगित करते हैं कि उस देश की सामाजिक एवं मूलभूत आवश्यकता सूचकांक किस स्तर के हैं। ये सूचकांक का स्तर जितना अधिक होगा, उस देश की सोशल नीड्स या बेसिक नीड्स पर्याप्त मात्रा में पूरी होंगी। परंतु इनमें मूल्य निर्णय पाए जाते हैं। ये मूल्य निर्णय जो पाए जाते हैं, इसकी वजह से ये मुश्किल होता है कि ये इंडिकेटर्स हमारी सामाजिक और मूलभूत आवश्यकता को पूरा करते हैं या नहीं। जैसे इसकी आलोचना इन बिंदुओं के आधार पर की जाती है कि ऐसे सूचक में शामिल किए जाने वाले मदों की संख्या कितनी हो, इनकी किस्मों के बारे में अर्थशास्त्री एक मत नहीं होते हैं। डी मॉरिस तुलनात्मक अध्ययन के लिए विश्व के 23 विकसित और विकासशील देशों से संबंधित जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचक बनाने के लिए केवल 3 मदों अर्थात जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और साक्षरता दर को लेता है। लेकिन विभिन्न मदों को भार देने की समस्या उत्पन्न होती है। किस मद को कितना भार दिया जाए, इसकी वजह से इनकी अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं भी उतनी ही गलत हो सकती हैं जितने कि जीएनपी के आंकड़े। अलग अलग देशों में अलग अलग इंडिकेटर्स लिए जाएं, अलग अलग देशों में अगर इनको भार अलग अलग प्रकार से दिया जाए, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के इंडिकेटर्स की तुलना कैसे की जाएगी, ये बहुत ही मुश्किल प्रश्न है। आगे आता है कि सामाजिक सूचक वर्तमान कल्याण से संबंधित होते हैं, ना कि भविष्य के कल्याण से। और अधिकतर सूचक लागतें हैं, ना कि निर्गतें, जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य। ये इनपुट भी है और ये आउटपुट भी है। फिर आता है कि इनमें मूल्य निर्णय पाए जाते हैं, जो हमने आपको पहले भी बताया कि इनमें मूल्य निर्णय पाए जाते हैं। अतः मूल्य निर्णयों से बचने के लिए अर्थशास्त्री जीएनपी प्रति व्यक्ति को आर्थिक विकास के माप के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये जो सामाजिक एवं मूलभूत आवश्यकता सूचक है, इनमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना करना बहुत मुश्किल होता है। इसमें वैल्यू जजमेंट पाए जाते हैं, मूल्य निर्णय पाए जाते हैं, तो इसको हम बहुत अच्छा इंडिकेटर भी नहीं कह सकते। तो अर्थशास्त्रियों में सामान्य तौर पे ये राय बनती है कि जीएनपी प्रति व्यक्ति को आर्थिक विकास के माप के रूप में प्रयोग किया जाए। तो आई थिंक हमने सारे इंडिकेटर्स कवर कर लिए हैं। फर्स्ट, राष्ट्रीय आय के माप, जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा, जिसमें हमने सकल राष्ट्रीय उत्पाद पहला इंडिकेटर लिया था। दूसरा हमने सकल राष्ट्रीय आय का माप, दूसरा आर्थिक वृद्धि का माप लिया था प्रति व्यक्ति आय, और तीसरा लिया आर्थिक कल्याण, और चौथा लिया सामाजिक एवं मूलभूत आवश्यकता सूचकांक। लेकिन मोस्टली जो प्रयोग में लाया जाने वाला इंडिकेटर है वो है जो सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा था, जीएनपी पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय। तो इसको हम ज़्यादातर जीएनपी प्रति व्यक्ति को आर्थिक विकास के माप के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आया है। आप प्लीज़ इसको रिवाइज़ कीजिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।